हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गेट माइक्रोबायोलॉजी 2024 का पेपर। प्रीवियसली हम लोगों ने गेट एक्सेल के बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी का पेपर एंड अलॉन्ग विद दैट कंप्लीट गेट बायोटेक्नोलॉजी का पेपर डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देन चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। ओके, so let us begin with our today's video। आप लोग अगर चाहो तो अपना आंसर मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो सो दैट आप लोगों को अपना एक्यूरेसी का एक पता चल पाए, बिकॉज एक्यूरेसी मेंटेन करना इस टाइप के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। Which one of the following bacterial species can cause atypical pneumonia? So whenever we talk about pneumonia, we mostly discuss about two types of pneumonia. One is typical pneumonia and another one is atypical pneumonia. Typical pneumonia क्या होता है? It is actually the severe version of pneumonia that is caused by the organism Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae. एंड एटिपिकल न्यूमोनिया इज व्हाट, जो यहाँ पे इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा है एटिपिकल न्यूमोनिया के बारे में। ये एटिपिकल न्यूमोनिया जो होता है इट इज एक्चुअली द माइल्डर वर्जन ऑफ न्यूमोनिया दैट ऑकर्स इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो शायद एटिपिकल न्यूमोनिया कॉज करते हैं, जिसमें से यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक का ही नाम दिया गया है जो है ऑप्शन ए, दैट इज क्लामाइडिया न्यूमोनी। ओके, क्लामाइडिया न्यूमोनी जो है एटिपिकल न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आप लोगों के रेफरेंस के लिए एक चार्ट दिया गया है, कॉम्पेरेटिव चार्ट ऑफ टिपिकल न्यूमोनिया एंड एटिपिकल न्यूमोनिया। यहाँ पे दोनों ही टाइप के न्यूमोनिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। देखो, टिपिकल न्यूमोनिया कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एंड एटिपिकल न्यूमोनिया में यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें से एक है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, देन क्लामाइडिया न्यूमोनी जो कि यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया था, एंड उसके साथ साथ बहुत से दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब कि सिम्टम्स डिजीज का, ये एक्चुअली गेट में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ आप लोग अपने सेमेस्टर प्रिपरेशन के लिए इसको याद कर सकते हो। देन डायग्नोसिस ऑफ ग्राम स्टेन, रेडियोग्राफी एंड और भी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को नोट डाउन कर लेना। देन which one of the following organisms has axial filaments? So ये जो axial filaments होते हैं, these are actually the एंडोफ्लैजिलस। ओके, एंड ये जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पाइरोकिट के मूवमेंट के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है जो स्पाइरोकिट है। सो बहुत ही इजी है, आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रिपैनोमा पैलिडम। याद ही रखने वाला क्वेश्चन है, कुछ सच एक्सप्लेन कर लेना है नहीं इसमें। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये भी याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज द पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ केमोथेरेपी। सो आंसर इसमें आएगा ऑप्शन सी, दैट इज पॉल एरिक। ओके, आफ्टर दैट in which of the following processes glutaraldehyde is used as a sterilizing agent? So glutaraldehyde जो है ये एक्चुअली यूज होता है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन में, and it is actually responsible for the sterilization of heat sensitive equipments. Okay, next question बहुत easy है। the most abundant class of immunoglobulins in serum is dash। सभी को पता है, आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज IgG। then which one of the following double stranded sequences will not be recognized by type 2p restriction endonuclease? So इसका मतलब यहाँ पे इन लोगों ने सिंपल सा पूछा है कि कौन सा पैलिंड्रोमिक नहीं है, वो हमें ढूंढना है। Why? Because ये जो
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो रिकॉग्नाइज करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को, एंड यहाँ पे इन लोगों ने पूछ रखा है कि कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं होगा, दैट मीन्स कौन सा पैलिंड्रोमिक नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, वो हमें सिंपल सा ढूंढना है। सो देखो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, GGTACC, देन इस स्ट्रैंड पे देखो GGTACC, ये तो दोनों स्ट्रैंड सेम है, पैलिंड्रोमिक है, देयरफॉर ए तो हमारा आंसर नहीं आएगा। बी देखते हैं, GG80CC, GG80CC, वापस से ये भी पैलिंड्रोमिक है, ये भी नहीं होगा। सी, ऑप्शन सी, CATATG, इस स्ट्रैंड पे क्या है, CATATG, ये भी पैलिंड्रोमिक है, ये भी नहीं आएगा हमारा आंसर। तो अभी एक ही ऑप्शन बचा है जो कि करेक्ट आंसर भी है, ऑप्शन डी, दैट इज यहाँ पे एक स्टैंड पे दिया गया है GATTTC एंड दूसरे स्टैंड पे है GAAATC। सो ये तो कभी भी पैलिंड्रोमिक नहीं है, देयरफॉर आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज एन एनर्जी सोर्स। तो एक चीज हमेशा याद रखना, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन में जब भी आपको इनऑर्गेनिक वर्ड मेंशन कर देगा, देन याद रखना उसमें कुछ लिथो करके एक वर्ड रहेगा। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक में ही है लिथो वर्ड, दैट इज ऑप्शन बी, केमोलिथोट्रॉप्स। ओके, सो आंसर आएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को देख लेते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन थ्री मेजर सोर्सेज, दैट इज कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स एंड इलेक्ट्रॉन सोर्स के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं, जिनमें से जो भी क्लासिफिकेशन का नेम दिया हुआ होगा उनमें एक चीज आप लोग याद रखना, जो पहला वर्ड होगा, दैट इज फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट टाइप पे ही देख लो, जो पहला वर्ड दिया हुआ होगा, इन दिस केस इट इज फोटो, वो डिपिक्ट करेगा एनर्जी सोर्स को। ओके, सो फोटो मतलब लाइट, देयरफॉर इसका एनर्जी सोर्स क्या होगा, लाइट होगा। देन जो नेक्स्ट जो दूसरा वर्ड रहेगा, दैट इज इन दैट केस इट इज लिथो, वो डिपिक्ट करता है इलेक्ट्रॉन सोर्स को। सो लिथो मतलब अभी अभी मैंने बोला कि जब भी लिथो रहेगा मान लेना कि वो इनऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो बता रहा है, देयरफॉर इस ऑर्गेनिज्म के लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, दैट इज इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड जो लास्ट वर्ड रहेगा, यहाँ पे ऑर्गेनोट्रॉपी दिया गया है, वो डिपिक्ट करता है कार्बन सोर्स को, इन दिस केस इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस एक ही चीज याद रखना है आपको, जो डिफरेंट जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन का नाम दिया हुआ होगा आप लोगों को, उनमें जो पहला वर्ड होगा वो डिपिक्ट करेगा एनर्जी सोर्स को, दूसरा वर्ड होगा वो डिपिक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन सोर्स को, एंड जो लास्ट वर्ड होगा वो डिपिक्ट करेगा कार्बन सोर्स को। ओके, ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किए गए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को नोट डाउन कर लेना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, एंड हर साल पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट, एंड डिटेल में इस टॉपिक के बारे में जानना है आप लोगों को, देन फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक आल्सो इन डिटेल। ये भी याद रखने वाला ही क्वेश्चन है, which one of the following represents the abundance of the microorganisms found in soil। याद ही रखना है जैसे किया गया है एज इट इज, आंसर आएगा ऑप्शन बी। सबसे ज्यादा सॉइल में पाए जाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, देन फंगाई रहते हैं, एंड सबसे कम रहेगा एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, देन ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है, ये फ्रॉम द टॉपिक एंटीबायोटिक्स। याद ही रखना है आप लोगों को, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं। ओके, सो देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। सो पी का आएगा 1, पी का 1 यहाँ पे दो ऑप्शंस में दिए गए हैं, बी, इन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड डी सबसे पहले ही बाहर हो गया। अभी देखो दोनों ही ऑप्शन में
बी एंड सी में दोनों में ही Q का 2 दिया गया है, therefore Q we don't need to check, R को चेक कर लेते हैं। जो एम्फोटेरेसिन B है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म स्ट्रिप्टोमाइसिस नोड्यूलस। सो आर का 4 देखो, आर का 4 जैसे ही निकला हमारा आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन में था आर का 4, आंसर आएगा ऑप्शन बी। फाइन, ओके। Which one of the following redox couple has the highest tendency to donate electrons? ये भी बहुत ही इजी है, आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज NAD प्लस और NADH। Next question is, which of the following is or are active transport mechanisms in prokaryotes where the substance is chemically altered during transport across membrane? क्वेश्चन करके यहाँ पे इज और आर देख के लगा होगा आपको कि MSQ है, एंड गेट में भी इसको MSQ के तौर पे ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है। सो देखो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है, इन लोगों ने पूछा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ओके, सो देखो ये डिफ्यूजन तो कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, बी एंड सी पहले ही बाहर हो गए हमारे। ऑस्मोसिस भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, डी भी बाहर, अभी बचा क्या ऑप्शन ए, दैट इज ग्रुप ट्रांसलोकेशन। सो आंसर आएगा ऑप्शन ए। Then which of the following cocci is or are examples of division in one pair? ये भी MSQ है एंड याद रखने वाला ही है, आंसर आएगा ऑप्शन बी एंड डी, दैट इज स्ट्रेप्टोकोक्की एंड डिप्लोकोक्की। आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, MSQ के ये भी वापस से MSQ ही है। देख लेते हैं क्वेश्चन में, which of the following events occurs during translation in prokaryotes? ऑप्शन ए में दिया गया है tRNA binding to the start codon of mRNA on the 30th subunit of ribosome. Yes, that is true. Option B is anticodon of tRNA binding to the start codon of mRNA on the 50th subunit of ribosome. अभी जब मैंने बोल दिया कि A सही है, then B कैसे सही होगा? B गलत है। RNA जो है वो राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट पे बाइंड होता है, दैट इज 30S पे, ना कि लार्ज सब यूनिट पे। तो B तो गलत है। ऑप्शन सी, द राइबोसोम कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द mRNA to add new amino acids to the polypeptide. Yes, this is true. Option D is the polypeptide is released when the ribosome reaches the stop codon. This also is true. So correct combination क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, सी एंड डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम म्यूटेशन, ये भी MSQ ही है, देख लेते हैं। Which of the following is or are consequences of nitrous acid mediated deamination? So ये जो nitrous acid जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांजिशन टाइप के म्यूटेशन के लिए। तो अभी फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज deamination of cytosine, adenine and guanine. Yes, it is true. Option B, GC to AT transition. This also is true. Option C, AT to GC transition. Yes, true. Option D में कहा गया है addition of alkyl group to the bases. नहीं, addition of alkyl group to the bases is actually done by the enzyme alkyl transferase, not by nitrous acid. So correct combination क्या आएगा यहाँ पे, A, B and C. Then at root nodules, which of the following C4 organic acids is or are transported across the symbiosome membrane and into the bacteroids? याद ही रखने वाला क्वेश्चन है, आंसर आएगा पाइरूवेट एंड मैलेट। Then which of the following is or are true about Escherichia coli chromosome? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, इट इज टिपिकली बाउंड बाय हिस्टोन। नो, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स नहीं होता है, ए गलत है, करेक्ट कॉम्बिनेशन में ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज इट इज सर्कुलर इन नेचर। यस, इट इज ट्रू। ऑप्शन सी, इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियोइड। दिस ऑल्सो इज ट्रू। ऑप्शन डी, इट कंटेन्स मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नहीं, प्रोकैरियोट्स में सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ना कि मल्टीपल। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा ऑप्शन बी एंड सी।
ओके, सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं एनएटी वाले जोन में एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ गेट माइक्रोबायोलॉजी एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी। सो इफ आप लोगों को प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, देन इसी चैनल पे मेरा एक वीडियो अवेलेबल है माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स का, उसको आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे का सारा फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से डिराइव करके बताए हैं, देन चाहो तो देख सकते हो। एक 10 मिनट का ही वीडियो है, सिर्फ उतना ही अगर कर लोगे तो देन गेट में आते हुए सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। At t equal to 0, the bacterial cell number is 10,000 cells per ml. At t equal to 480 minutes, the cell number increased to this much of cells per ml. The mean generation time during this exponential growth period rounded up to nearest integer is dash minute. तो सबसे पहले देख लो, यूनिट्स यहाँ पे सारे सेम है, यहाँ पे भी सेल्स पर ml है, यहाँ पे भी सेल्स पर ml है, इधर भी इन लोगों ने टाइम मिनट में दिए थे एंड यहाँ पे भी इन्होंने मिनट में ही पूछे। देयरफॉर यूनिट कन्वर्जन को लेके हमें कोई टेंशन नहीं है। अभी देख लेते हैं सॉल्व कैसे होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। n0 का वैल्यू हमें दिया गया है 10,000 सेल्स पर ml, nt का भी वैल्यू दिया गया है, ये t इक्वल टू बताया गया है 480 मिनट एंड g का वैल्यू हमें निकलना है। तो दो फॉर्मूला से यहाँ पे काम आएंगे। पहला फॉर्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ nt बाय n0 इक्वल टू म्यू t। देन यहाँ पे सिंपल सा nt n0 और t का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, जो हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.46 इक्वल टू म्यू इंटू 480। ओके, इस नेचुरल लॉ को सॉल्व करके आंसर आएगा 3.46। ओके, देन यहाँ से इफ म्यू का वैल्यू हम लोग निकाले, देन म्यू का वैल्यू आएगा 7.22 इंटू 10 टू द पावर -3। अभी क्या करना है, सिंपल सा हमें एक और फॉर्मूला पता है जनरेशन टाइम की, दैट इज g इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय म्यू। अभी जो म्यू का वैल्यू जो यहाँ से निकला था, इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 96 मिनट। ओके, सिंपल सा ही था। देन ये भी काफी सिंपल है अगर आपको स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट पता है। क्वेश्चन में दिए गए हैं a landfill sample was analyzed by dilution and plating techniques for viable bacterial count. When 1 gram of the landfill sample was diluted 1 into 10 to the power -4 weight by volume, it yielded 400 CFU. Okay, so 10 to the power -4 dilution पे 400 CFU दिया है। अभी पूछा है the viable bacterial count in million. Okay, in million, rounded off to the nearest integer is in 1 gram of landfill sample is dash. सिंपल है, देख लो कैसे सॉल्व होगा। 10 to the power -4 डायल्यूटेड सैंपल में CFU हमें दिया गया है 400 है, सो ओरिजिनल सैंपल पे क्या होगा 400 into 10 to the power 4, राइट। देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 into 10 to the power 6। ओके, अभी हमें क्या पता है 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 to the power 6। ओके, देयरफॉर इसको हम 10 to the power 6 को 1 मिलियन कह सकते हैं। देयरफॉर आंसर क्या आएगा 4 मिलियन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप जो डिजिट इनपुट करोगे वो क्या इनपुट करोगे, वो 4 इनपुट करोगे। ओके, सिंपल सा है। बस दो चीजें आप लोग याद रखना, जो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6 एंड जब भी क्वेश्चन में आपको 1 बिलियन करके बोलेगा ना, देन 1 बिलियन इक्वल टू होगा 10 to the power 9। फाइन, ओके, ये भी अभी इक्वेशन से क्वेश्चन है एंड इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला से ही हो जाएगा। A fluorescence microscope with an objective lens of numerical aperture 1.5 is used with light of wavelength 600 nanometers. The lateral resolution limit of this microscope rounded off to nearest integer is dash nanometers. That means हमें सिंपल सा d का वैल्यू निकालना है। देखो
न्यूमेरिकल अपर्चर दिया गया है 1.5, लैम्डा की वैल्यू है 600 nm, डी का वैल्यू दैट इज रेजोल्यूशन लिमिट, जिसको हम पावर ऑफ रेजोल्यूशन करके भी जानते हैं, उसका वैल्यू हमें निकालना है। देयर तो एबिक्वेशन का फॉर्मूला हमें क्या पता है, d इक्वल टू 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। अभी सारे वैल्यूज तो हमारे पास दिए ही गए हैं, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू हमें पता है। देन अभी सिंपल सा उन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 244। ओके, देयरफॉर यहाँ पे आप आंसर का इनपुट करोगे 244 इनपुट करोगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे गेट माइक्रोबायोलॉजी 2024 में वो सारा का सारा डिस्कस कर लिया। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कुछ भी हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।